त्रिचाला ने ऊंचाई से काननवन की सीमा में गिरते हुए ही लताओं से संपर्क स्थापित किया और उसके नीचे गिरने से पहले ही लताओं ने उसे थाम लिया। उनके सहारे नीचे उतरकर वो महारानी कनिका और अपने बाकी के साथियों के पास पहुंची। तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम तो उस चिड़िया के पीछे यहाँ से गई थी ना? महारानी कनिका ने आश्चर्य से त्रिचाला की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत पंख का एक हिस्सा आधा जल गया था, पूरा चेहरा और शरीर राख से भर गया था और उलझे बिखरे बालों की वजह से उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। जी रानी माँ, मुझे अफसोस है, मैं उस पक्षी को नहीं पकड़ पाई। उसी ने मेरी ये हालत की है। मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। जब मैंने उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, उसने मुझ पर अग्नि से हमला कर मेरे पंख चला दिए। त्रिचाला ने आंखों में आंसू भरते हुए जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे पंख फिर से वापस आ जाएंगे। हमारी औषधशाला में जाकर अपना उपचार करवाओ और कुछ दिन तक सिर्फ आराम करो। तब तक सीमाओं की रक्षा का जिम्मा बाकी रक्षिकाओं पर रहेगा। कनिका ने उसे दिलासा दी। जैसा आप कहें रानी माँ, त्रिचाला ने कहा और लड़खड़ाती हुई औषधशाला की तरफ बढ़ गई। कनिका ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और काननवन में मौजूद सारे प्राणियों की तरंगों को महसूस करने लगी। कुछ ही पलों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और तेजी से बगीचे की तरफ बढ़ गईं। लतिका वहां दादी माँ के साथ फूलों की पहचान करना सीख रही थी। अचानक महारानी कनिका को वहां आया देखकर दोनों ही उठकर खड़ी हो गईं। अरण्या कहाँ है? कनिका ने आते ही सवाल किया। कल रात तो वो अपने कमरे में ही थी, आज सुबह से मैंने उसे नहीं देखा। लतिका ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बताया। वो काननवन की सीमा क्षेत्र में नहीं है। उसने आप दोनों को बताया वो कहाँ जा रही है? वो यहाँ से बाहर तो जाना चाहती थी, मगर इस बारे में, दादी माँ ने कुछ सोचते हुए कहा और लतिका ने तुरंत उन्हें कोहनी मारी। अगर महारानी कनिका को पता चल जाता कि अरण्या यहाँ से भागने की योजना बना रही थी तो वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देती। रानी माँ, वो यहीं कहीं खेल रही होगी या फिर शहद बनाने में मधुमक्खियों की मदद कर रही होगी। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी तरंगे हमारी सीमा क्षेत्र में मौजूद नहीं है। वो यहाँ से काफ़ी पहले निकल चुकी है। कनिका की बात सुनकर दादी माँ और लतिका दोनों ही घबरा गए। कनिका वहाँ से चलते हुए बगीचे के पास ही बने अरण्या के कमरे में पहुंची। कमरे में सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। ये लड़की भी ना, कितनी बार कहा है अपना सारा सामान सही तरीके से रखा करो। लतिका झुककर सारे बिखरे सामानों को उठाकर उनकी सही जगह पर रखने लग गई, मगर कनिका वहाँ कुछ और ही ढूंढ रही थी। उसने बिस्तर पर से चादर हटाया और फिर वहाँ उसे हल्के सुनहरे रंग का कुछ चमकता हुआ सा नजर आया। कनिका ने उसे अपने हाथों में उठाकर गौर से देखा। ये क्या है रानी माँ? ये तो किसी चिड़िया के पंख हैं। दादी माँ ने भी उस पंख को गौर से देखते हुए कहा। मगर ये कौन सी चिड़िया है? अग्निबाज। कनिका ने गुस्से में उस पंख को बुरी तरह मसल दिया। वो अरण्या को अपने साथ ले गया। क्या? दादी माँ और लतिका का मुंह डर और आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। रानी माँ, मैंने सुना है अग्निबाज जंगली शैतानों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये सच है तो अरण्या की जान खतरे में है। वो बेचारी तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान है, कुछ भी नहीं पता उसे। आप उसे कैसे भी वापस लेकर आइए रानी माँ। कहते कहते लतिका की आंखों में आंसू आ गए। पक्षी यूं ही तो किसी की राज्य सीमा में प्रवेश नहीं करते। अगर वो यहाँ आया था तो पाखी को इस बात की खबर जरूर रही होगी। आजकल पक्षियों के समूह का नेतृत्व वही कर रही है। और फिर अग्निबाज या ऐसे पक्षी जो अग्निकला में निपुण होते हैं वो बेहद दुर्लभ होते हैं और उन्हें उनकी सेना में विशेष स्थान प्राप्त होता है। वो जरूर पाखी का कोई खास सिपाही रहा होगा जो किसी खास मकसद से यहाँ आया था। दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा। मैं खुद उसे वापस लेने जाऊंगी। तब तक सारे लोग यहाँ सतर्क रहें। सुरक्षा व्यवस्था को दोगुना कर दो और अगर बाहर से कोई घुसपैठिया अंदर आए तो उसे वहीं जमीन में 10 फुट की गहराई तक अंदर गाड़ दो। महारानी कनिका ने गुस्से से भरकर कहा और तेजी से वहां से निकल गई। दोपहर का समय था। आकाशा की ऊंचाइयों के साथ लगे चट्टानों पर पड़े प्रहरी ऊँघ रहे थे। वैसे भी इतनी ऊंचाइयों पर पक्षियों के सिवा और कोई आ भी नहीं सकता था। भूले भटके भी यहाँ किसी का आना न के बराबर होता था। तभी वातावरण में कुछ सरसराहट जैसा स्वर उभरने लगा। तुमने वो सुना? उनमें से एक ने नींद से ऊँघते हुए अपने साथी को कोहनी मारी। हाँ, कौन सी आवाज? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, मगर तब तक वो सरसराहट और चरमराने जैसा स्वर तेज होने लगा था। एक विशालकाय लता नीचे से तेजी से सरकती हुई ऊपरी चट्टानों तक पहुंची और उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। ये देखकर उन प्रहरियों की नींद पल भर में हवा हो गई। उस लता से निकलने वाली शाखाएं वहां के चट्टान में मौजूद हर दरारों में घुसकर फैलने लगी, जिससे एक एक कर चट्टान के तड़कने और फिर टूटने का स्वर वहां की फिजाओं में गूंजने लगा था। ये नज़ारा वास्तव में काफी भयावह था।
आसपास के घोंसलों में मौजूद पक्षी इस सब से भयभीत होकर आसमान में चक्कर लगाते हुए जोर जोर से शोर मचाने लगे थे। आसपास के सारे प्रहरी हाथों में हथियार लिए घबराए हुए से उस दिशा की तरफ देख रहे थे जहां से ये लताएं आ रही थी। लताएं हवा में लहराईं और उसके साथ ही वहां कदम रखा महारानी कनिका ने। उन प्रहरियों के हाथों में मौजूद हथियार देखकर कनिका ने अपने हाथ हवा में लहराए और एक साथ जैसे सैकड़ों कांटों की बौछार हो गई। सारे प्रहरी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गए। उनके पूरे शरीर में मोटे मोटे कांटे जा घुसे थे, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? किसने हमारी सीमा क्षेत्र में घुसने की जरूरत की है? सैकड़ों पक्षियों का शोर सुनकर काकोली वहां आ पहुंची थी। काकोली भूरे रंग की एक बेहद शक्तिशाली कॉन्डोर थी। उसकी वार करने की क्षमता और बहादुरी को देखते हुए ही पाखी ने उसे पक्षियों की सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वो उनकी सेनापति भी थी, जो बड़े से बड़े दुश्मन को भी मार भगाने में सक्षम थी। मुझे पाखी से मिलना है, हट जाओ मेरे रास्ते से, कनिका ने गरजते हुए कहा। इस तरह हमारे सीमा क्षेत्र में आकर अकारण हम पर हमला करने का क्या अर्थ है? पहले मेरा सामना करो, फिर हमारी महारानी तक जाने की सोचना। काकोली ने अपने विशाल पंख फैलाए और कनिका के ऊपर झपटी। ये देखकर कनिका का क्रोध और भड़क गया। उसके एक इशारे पर लताओं ने उस पर चाबुक सा चलाया और वो एक चट्टान से जा टकराई। मगर वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। इस बार उसने अपनी तलवार निकाली और मानव रूप में कनिका के ऊपर आक्रमण किया। अपने सामने आने वाली लताओं को उसने पल भर में काट डाला और तेजी से कनिका की तरफ बढ़ी। इस बार कनिका ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मानसिक तरंगों का आघात करते हुए उसे हवा में दूर तक उछाल दिया। खुद को एक नुकीली चट्टान की तरफ गिरते देखकर काकोली ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे हवा में ही थाम लिया है। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसे नजर आई रंग बिरंगे पंखों वाली बेहद खूबसूरत छटा। ये एक बड़े बड़े पंखों वाली सतरंगी चिड़िया थी। इसके पंखों में सातों रंग के खूबसूरत गोलाकार धब्बे बने हुए थे और इसके सिर पर सुनहरी कलगी सजी हुई थी। पाखी, उसके मुंह से निकला। पाखी ने उसे एक ऊंची चट्टान पर सुरक्षित उतार दिया और खुद मानव रूप लेते हुए आकर कनिका के सामने खड़ी हो गई। मानव रूप में भी वो उतनी ही खूबसूरत दिखती थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और घने काले बाल उसे पूरे आकाशा में सबसे खूबसूरत बनाते थे। उसने सफ़ेद पंखों से बनी बेहद खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, जो उसके ऊपर खूब जच भी रही थी। साथ ही उसके हाथ में एक चमचमाती हुई सी तलवार भी थी, जिसकी मूठ में सतरंगी चिड़िया के पर लगे हुए थे। ये पक्षी समूह पर उसके प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करती थी। महारानी कनिका का आकाशा में स्वागत है। ये नई लड़की है, इसने आपको पहचाना नहीं। गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कहिए, कैसे यहाँ आना हुआ? पाखी ने मुस्कुराते हुए कनिका का स्वागत किया। उसका सकारात्मक व्यवहार देखकर कनिका का क्रोध कुछ कम हुआ। 2 दिन पहले अचानक एक पक्षी ने रात के समय चुपके से कानन वन की सीमा में प्रवेश किया था। उसने हमारी सीमा प्रहरियों को नुकसान पहुंचाया और जाते समय हमारी एक फूल कुमारी को भी अपने साथ ले गया। मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आई थी। ये तो सचमुच चिंता की बात है। बिना इजाज़त दूसरे राज्य की सीमा में घुसना घोर अपराध है। अगर ये आकाशा के किसी सदस्य की तरफ से किया गया है तो मैं उसे खुद इसकी सज़ा दूंगी। आप परेशान न हो। पाखी ने तुरंत जवाब दिया और काकोली की तरफ मुड़ी। आकाशा का कोना कोना छान मारो और पता करो क्या किसी के पास कानन घाटी का कोई सदस्य है। ज़रूरत पड़े तो बल प्रयोग करो और अपने गुप्तचरों से भी पता लगवाओ पिछले 2 से 3 दिनों में हमारे समूह से कोई पक्षी भटकता हुआ उस तरफ तो नहीं गया। काकोली ने एक नज़र कनिका पर डाली और फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, मगर पाखी, इनके पास प्रमाण ही क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्हें कोई भ्रम हो गया हो। हमारे समूह के पक्षी कभी ऐसा कोई काम नहीं करते, ना ही अकारण किसी राज्य की सीमा में घुसते हैं। उसे अब भी इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कनिका ने उसे बुरी तरह मात दी थी। हमारे समूह के कई लोगों ने उस पक्षी को देखा है, खुद मैंने भी, और उसने हमारी प्रमुख रक्षिका को अग्नि से घायल भी किया है। तुम्हें अब भी लगता है मुझे तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता है? कनिका ने गुस्से से उसे देखा। मैंने तुमसे तर्क करने को नहीं कहा है। यदि वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच होना आवश्यक है। ये मामला संवेदनशील है और मैं इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। पाखी ने उसे डांटा तो वो मन महसूस कर चुप हो गई। पाखी, एक बुरी खबर है। अचानक काँव काँव कहता एक कौवा उड़ता हुआ वहां आकर एक चट्टान पर बैठ गया। क्या संदेश लाए हो? राजकुमार अभिराज महल के लिए लौट रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद से ही उनका कोई पता नहीं। महारानी सुजाता इस बात से बेहद परेशान है। उन्होंने तुम्हें याद किया है।
उष्ट्रा पर्वत की घाटी की सीमा के पास जंगली शैतानों और कपियों की फौज को भी बड़ी संख्या में देखा गया है। शायद वो नवाजों पर हमला करने की तैयारी में है। इतना कहकर वो कौवा काँव काँव करता वापस उड़ गया। ये तो अनर्थ हो गया। हमें अभी नवाजों चलकर इस बुरे मामले की खोज खबर लेनी चाहिए, काकुली ने पाखी के पास आते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें अभी निकलना होगा। पाखी जैसे ही उड़ने को हुई, कनिका ने अपनी लताओं के जोर से उसे वापस चट्टान पर ला पटका। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, मेरे समूह की एक सदस्य आकाशा में है जिसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। मैं उसे साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। महारानी कनिका, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, मगर मेरा अभी जाना बेहद ज़रूरी है। मैं वापस आने के बाद आपकी समस्या का हल ज़रूर निकालूंगी, पाखी ने समझाने की कोशिश की। तो तुम कहना चाहती हो कि तब तक मैं अपने समूह की सदस्य को यूं ही छोड़ दूं? अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कनिका ने गुस्से से भरते हुए कहा। महारानी जी, मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूँ, मगर अब मुझे हैरानी भी हो रही है कि एक साधारण सी फूल कुमारी के लिए आप स्वयं यहाँ आकाशा तक चली आईं और अब आप मुझ पर अभी के अभी उसे ढूंढने का दबाव भी बना रही हैं। क्या मैं जान सकती हूँ उसमें ऐसी क्या खास बात है? पाखी ने अपनी आंखें से कोड़ी। उसका सवाल सुनकर एक पल के लिए महारानी कनिका के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर फिर उन्होंने खुद को तुरंत संभालते हुए जवाब दिया। मेरे समूह का हर एक सदस्य मेरे लिए एक बराबर है और मैं उसे यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। और जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता, तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। इतना कहकर उन्होंने हवा में अपने हाथ लहराए, जिसके साथ ही लताओं ने आगे बढ़कर पाखी को अपने लपेटे में ले लिया। मगर पाखी इतनी आसानी से कैद होने वालों में से नहीं थी। उसने तलवार के एक ही वार से उन सारी लताओं को काट कर रख दिया। कनिका ने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर वो साफ बच गई और उसने अपने तेज नुकीले पंखों से कनिका के ऊपर वार किया, जिसके जवाब में कनिका ने भी उसकी राह में कांटे बिछा दिए। पाखी काफी बहादुर और लड़ाइयों की तकनीक में निपुण थी, मगर पक्षियों की रानी बने रहने के लिए उसे सबके सामने खुद को साबित करना भी जरूरी था। उसे ये पद महारानी सुजाता के सहयोग की वजह से मिला था। इस वजह से भी उसके लिए अपने समूह के सामने खुद को योग्य दिखाने का दबाव था। मगर यहाँ कनिका को खुद पर हावी होते देखकर उसे चिंता होने लगी। अगर आज वो कनिका को हरा नहीं पाई तो क्या उसका समूह उसे अपनी रानी मानने को तैयार होगा? उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। जैसे ही कनिका उसके करीब आई, उसने तलवार को उस पर छोड़ दिया। कनिका खुद को बचाने के लिए तुरंत एक तरफ झुक गई, मगर जब तक वो संभल पाती, पाखी ने उस पर अपनी शक्तियों से एक के बाद एक कई बार वार किए। कनिका को ऐसा लगा जैसे उसके सारे शरीर में जलन हो रही है। उसकी लताएं भी मुरझाने लगी थी। अचानक ही उसे कमजोरी का एहसास होने लगा। उसे हैरानी हो रही थी, अचानक ऐसा कैसे हो गया? वो खुद को संभालते संभालते भी घुटनों के बल वहीं जमीन पर गिर गई। ये देखकर काकोली के चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान आ गई। उसकी पराजय का बदला पाखी ने जो ले लिया था। महारानी कनिका, जो हुआ उसके लिए मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे इस वक्त जाना होगा। मैं वापस आकर आपकी सारी शिकायत दूर करूंगी। अपना ध्यान रखिएगा। उसने मुस्कुराते हुए कनिका के कंधे थपथपाए और काकोली के साथ वहां से उड़ गई। कनिका किसी तरह उठकर खड़ी हुई। उसकी शक्तियां काफी कमजोर हो गई थी, फिर भी उसने बची हुई शक्तियों को इकट्ठा कर आसपास की लताओं को अपने पास बुलाया और उनके सहारे वहां से वापस कानन घाटी पहुंच गई। दादी माँ और त्रिचाला ने जब कनिका की इतनी बुरी हालत देखी तो उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। पाखी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो आपको इस हद तक नुकसान पहुंचा सके? मैं खुद हैरान हूँ। मुझे शक है कि वो काले जादू का इस्तेमाल कर रही है। काला जादू? मगर उसका अभ्यास तो नवाजों में प्रतिबंधित है, त्रिचाला ने हैरान होते हुए कहा। रानी माँ, अरण्या का कुछ पता चला? लतिका ने डरते हुए पूछा। जवाब में कनिका ने बेबसी से ना में अपना सिर हिला दिया। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी, ये सोचकर ही कनिका का दर्द और बढ़ता जा रहा था। आज से पक्षियों के लिए कानन वन के सारे दरवाजे बंद कर दो। उनके लिए अब से यहाँ से अन्न का एक भी दाना बाहर न जाने पाए। तड़पने दो उन्हें भूख से, तब शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। कनिका की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। ऐसा ही होगा। हम अभी से उनके साथ अपने सारे व्यापार समझौते रद्द कर देंगे, त्रिचाला ने भी गुस्से में जवाब दिया। आगे क्या हुआ? क्या अरण्या की वजह से पाखी और कनिका के संबंध खराब हो जाएंगे? कनिका अरण्या को कैसे खोज पाएगी? जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।